प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु के नागरिकता एवं दासता के सिद्धांत के विषय में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता या सिटीजनशिप के संबंध में अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले अरस्तु इस बात पर विचार करता है कि नागरिक कौन है, और वह नागरिकता को परिभाषित करते हुए ये कहता है कि नागरिक वे हैं जो स्वतंत्र है और जो शासन कार्यों तथा न्यायिक प्रशासन में भाग लेने के अधिकारी हैं तथा जिनके पास अवकाश है। यानी नागरिक होने की पहली शर्त है कि वे स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होने का यहाँ पर उसका अर्थ ये है कि वह किसी अन्य पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर नहीं है। एक बार पुनः आप समझें कि नागरिक होने की पहली शर्त है नागरिक वह है जो स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है कि वे व्यक्ति जो किसी दूसरे पर अपने अस्तित्व के लिए या अपने जीवन यापन के लिए निर्भर नहीं है, वे लोग स्वतंत्र हैं। दूसरा, जो स्वतंत्र हैं उन्हीं को शासन के कार्यों में या न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है। यानी जिन्हें मताधिकार है, जिन्हें शासन के कार्यों में मत देने का अधिकार है, न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का जिनको अधिकार है, और जिनके पास अवकाश है, रिक्त समय है, वे ही नागरिक हैं। अवकाश का अर्थ है, जिसका पहले भी मैंने आपको बताया कि अवकाश का अर्थ है दैनिक कार्यों से मुक्ति और स्वयं के सृजनात्मक कार्य करते हुए आनंद को प्राप्त करना। अवकाश के लिए, और अवकाश कब मिलेगा? जब व्यक्ति के पास संपत्ति होगी, दास होंगे, वे लोग होंगे जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से जुड़े हुए कार्यों को संपन्न कर सकें। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो अरस्तु नागरिकता को शक्ति के प्रयोग में प्रभावशाली सहभागिता के रूप में परिभाषित करता है। अर्थात नागरिक वह है जो शक्ति संरचना में प्रभावशाली सहभागिता रखते हैं, या राज्य की निर्णय प्रक्रिया, शासन की जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें वह सहभागिता करते हैं। अरस्तु के लिए नागरिकता का आधार जन्म, व्यवसाय, अभियोग या निवास नहीं है। जो आधुनिक नागरिकता की परिभाषा या नागरिकता का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो आधुनिक समय में नागरिकता के कॉन्सेप्ट में नागरिकता के आधार के रूप में हम जन्म को लेते हैं, व्यवसाय को लेते हैं, अभियोग या निवास को लेते हैं। लेकिन अरस्तु के लिए नागरिक होने का आधार ये सब नहीं है, बल्कि उसके नागरिक होने की पहली शर्त है कि वे सब व्यक्ति जो स्वतंत्र हैं वे नागरिक हैं। और स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि वह अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। और जब हम ये शर्त लगाते हैं, अरस्तु ये शर्त लगाता है कि नागरिक वो है जो स्वतंत्र है, तो फिर वृद्ध, स्त्री, बच्चे, सूदखोर और जो दास है वो नागरिक नहीं होंगे, क्योंकि वृद्ध अपने जीवन यापन के लिए अपने संतान पर, अपनी जो जवान संतान है उस पर निर्भर होंगे, या राज्य की किसी और संस्था पर निर्भर होंगे। स्त्रियां पति पर निर्भर होती हैं, बच्चे पिता पर निर्भर होते हैं। सूदखोर, क्योंकि सूदखोर जो है उनके पास वो स्वतंत्र नहीं है, जिनसे ब्याज पर उन्होंने पैसा लिया है या गिरवी रखा हुआ है उनका धन, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। और दास भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपने निर्णय नहीं ले सकते, वह अपने स्वामी के संरक्षण में रहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो हमने परिवार का कॉन्सेप्ट पढ़ा था अरस्तु का, तो परिवार का जो स्वामी है, जो मुखिया है, वही स्वतंत्र है। और इसीलिए परिवार के कॉन्सेप्ट को अगर आप रिमाइंड करें, मैंने एक बात वहाँ पर कही थी कि परिवार का जो स्वामी है वही राज्य और परिवार के बीच में योजक कड़ी होता है। यानी जो स्वामी है वही स्वतंत्र है, और अरस्तु के कॉन्सेप्ट में जो स्वतंत्र है उसी को राज्य के या शासन के या न्याय के प्रशासन के
कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। जो इसका अर्थ ये हुआ कि जो परिवार का मुखिया है उसे ही मत देने का अधिकार है। आज के संदर्भों में अगर हम समझें, उसे ही राज्य के शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, उसे ही न्यायिक प्रशासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है, और वही व्यक्ति स्वतंत्र है, और वही व्यक्ति नागरिकता की परिभाषा में नागरिक है। और तीसरी बात, नागरिक वो है जिसके पास अवकाश है शासन के कार्यों में भाग लेने के लिए, सृजनात्मक कार्य करने के लिए जिसके पास अवकाश है, वही नागरिक हो सकता है। नागरिक का कार्य मात्र शासन के आदेशों का पालन करना नहीं है। नागरिक का अर्थ यह नहीं है कि वह सत्ता के आदेशों का पालन करे, बल्कि शासन के कामों में भाग लेना उसका अधिकार है, उसका कार्य है। अब जो नागरिक, तो एक बार आप समझ गए कि नागरिक वह है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र वो है जो किसी और पर निर्भर नहीं है, और जो स्वतंत्र है उन्हें ही मत देने या शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। और जो स्वतंत्र वो हैं जिनके पास अवकाश है। इस प्रकार जिसके पास अवकाश है, जो किसी और पर निर्भर नहीं है और जो शासन के कार्यों में भाग लेता है, वह नागरिक है। लेकिन जो नागरिक नहीं है उसके अपोजिट दूसरे लोग क्या होंगे, तो उसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट अरस्तु देता है, और वह दासता का कॉन्सेप्ट, दासता की अवधारणा। अरस्तु पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास प्रथा का समर्थन करता है। दास वो हैं जो नागरिक नहीं है और जो स्वतंत्र नहीं है। दास दो तरह के हो सकते हैं, प्राकृतिक दास और राजनीतिक दास। प्राकृतिक दास कौन है? अरस्तु कहता है कि कुछ लोग जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे होते हैं या इतने निर्बल या कमज़ोर होते हैं कि वे स्वयं अपने बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह श्रेष्ठ है या यह उचित है कि वे उन व्यक्तियों की अधीनता या नियंत्रण में रहे जो उनके जीवन के बारे में सही निर्णय कर सके। एक बार पुनः आप इस बात को समझें कि दासता का पहला प्रकार है प्राकृतिक दास। प्राकृतिक दास जो प्रकृति से ही, जो जन्म से ही शारीरिक या मानसिक रूप से इतने कमज़ोर होते हैं, इतने निर्बल होते हैं कि वह खुद अपने बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपने जीवन के बारे में विभिन्न निर्णय करने के लिए दूसरे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहते हैं जो उनके बारे में सही निर्णय ले सके, और इसीलिए वह ऐसे व्यक्तियों के नियंत्रण या अधीनता में रहते हैं जो उनके जीवन के बारे में सही निर्णय कर सके। और अरस्तु कहता है ऐसा करना दोनों के लिए हितकारी है। कौन दोनों के लिए? नागरिक के लिए भी और दास के लिए भी। कैसे? इससे होता यह है कि नागरिक को, क्योंकि उसके दैनिक जीवन के कार्य ये दास संपन्न कर देंगे, इसलिए उसे अपने दैनिक जीवन के कार्यों से अवकाश मिल जाएगा, और उस अवकाश का उपयोग वह अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करने में कर सकेगा। वह शासन के कार्यों में उस अवकाश का उपयोग कर सकेगा। तो ये तो नागरिक को फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ दासों को ये फ़ायदा होगा कि वह अगर एक विवेक संपन्न स्वामी या मालिक के अधीनता में है, नियंत्रण में है, तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वे उनके जीवन के बारे में उचित अनुचित का फैसला करके उनके जीवन के बारे में सही निर्णय कर सकेंगे। इस प्रकार अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है। पहली चीज़, प्रकृति से ही कुछ लोग दास होने के लिए जन्मे अरस्तु की नज़र में, शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के कारण से। और दूसरा वो ये कहता है कि ये दासता समाजोपयोगी है। अरस्तु का कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीन होने के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। वह ये कहता है, दासता के समर्थन में एक और पक्ष ये देता है कि दास स्वामी के निकट रहने से बुद्धि का प्रयोग करना सीखते हैं। वह उस संगत से, विवेक संपन्न स्वामी के निकट संपर्क में रहने से उनमें भी बुद्धि का विकास होता है। इस प्रकार दासता
विवेक के सिद्धांत के अनुकूल है। दूसरे दास राजनीतिक दास होते हैं। राजनीतिक दास वे होते हैं जो युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं या जो पराजित राज्य के नागरिक होते हैं। दास बनने के भय से सैनिक वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं। ये एक और दासता का वो फायदा बताता है कि सैनिक इसलिए वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो हार जाएंगे तो युद्ध में बंदी बना लिए जाएंगे, और बंदी बना लिए जाएंगे तो उनको दास या गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा। लेकिन अरस्तु दासता का समर्थन तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ वह यह भी कहता है कि दास जो है वह स्वामी के परिवार की संपत्ति है। जिस तरह परिवार में स्वामी, पत्नी और बच्चे होते हैं, उसी तरह परिवार का एक अंग के रूप में दास सम्मिलित होते हैं। स्वामी दास की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार वह अपनी संपत्ति की रक्षा करता है। मैकलेन ने बात समझ में आ गई होगी आपके कि वह ये कह रहा है कि दासता इसलिए उचित है, या दास जो है वह ऐसा नहीं है कि जो स्वामी है वह उसका अनुचित लाभ उठाएगा। वह उसको अपने जिस तरह से दूसरी संपत्ति अर्जित करता है और उसको सहेज कर रखता है, उसको संभाल कर रखता है, इसी प्रकार स्वामी दासों को अर्जित करता है संपत्ति के तरीके से, उनकी रक्षा करता है और उनको संभाल कर रखता है। फिर भी दासता के सिद्धांत की आलोचना की गई है। मैकलेन ने उसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि अरस्तु ने वास्तव में श्रम को दंडित किया है, क्योंकि अरस्तु ये कहता है कि आदमी दो ही तरह के श्रम करता है, या तो शारीरिक श्रम या मानसिक श्रम। वह कहता है कि जो मानसिक श्रम करने की योग्य है वे तो शासन के कार्यों में भाग लेने के अधिकारी होते हैं, स्वामी हो जाते हैं, लेकिन जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वे विवश होते हैं शारीरिक श्रम करने के लिए, और जो शारीरिक श्रम करता है वह दासता की ओर अग्रसर होता है। प्रोफेसर रॉस ने कहा है कि अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है, यानी जिसकी हम तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, वह उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काटना, यानी उसने मनुष्य जाति को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ नागरिक बना दिया, स्वामी बना दिया, और दूसरी तरफ दास या गुलाम का उसने समर्थन कर दिया। थियोडोर कहते हैं कि दासता के बचाव के नाम पर अरस्तु ने यहाँ जातिगत अहंकार की पुष्टि की है। इबनस्टीन भी इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि अरस्तु की दासता की स्वीकृति इस बात को सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं व पक्षपातों का बंदी होता है। इस प्रकार अरस्तु के सारा चिंतन वैज्ञानिक है, यथार्थवादी है, समय के बहुत निकट है, आज के समय के भी बहुत निकट है। लेकिन दो बातें हम ऐसी अरस्तु के दर्शन में पाते हैं, एक तो स्त्रियों के प्रति उसके जो विचार हैं, और एक दासता का जो उसका समर्थन है। ये दोनों ही बातें अरस्तु को एक अनुदारवादी या रूढ़िवादी चिंतक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।